ये पढ़ रहे थे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिया था, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया था, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों पढ़ लिए थे हमने। ठीक है। और इंडक्ट इफेक्ट पढ़ लिया था, स्टीरिक इफेक्ट पढ़ लिया था। आज था हाइपर कंजुगेशन। आवाज कम सुनो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हाइपर कंजुगेशन, या जिसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बेकर एंड नाथन इफेक्ट। तो देखो, हाइपर कंजुगेशन में जो इंटरेक्शन होती है बेटा, देखो हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो इंटरेक्शन होती है वो होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच या सी सी बॉन्ड विथ एडजेसेंट पीजेड पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, पार्शियल फील्ड या एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल। ठीक है। तो देखो बेटा, इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा इंटरेक्शन किसकी है? ये देखो निशानी है सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड ऑफ सी एच आर सी सी। देखो बेटा, इंटरेक्शन होगी सिग्मा बॉन्ड की, या इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऑफ सी एच आर सी सी विथ एडजेसेंट पार्शियल फील्ड जो एडजेसेंस का पार्शियल फील्ड आर एमटीपी ऑर्बिटल। बेटा देखो, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन किसकी हो रही है? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इंटरेक्शन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की सी एच बॉन्ड के अंदर या सी सी बॉन्ड के अंदर, और उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है, उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन, उसके पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ या एम टी पी ऑर्बिटल के साथ, खाली पी ऑर्बिटल के साथ। तो उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी कंडीशंस क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होगी या किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी? तो बेटा इसके अंदर भी कंडीशंस हैं, जिसे हमने इंडक्ट इफेक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि कंडीशंस हैं। ठीक है। और जो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर भी कंडीशंस थे, इसकी भी कंडीशंस हैं। उस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन, सॉरी हाइपर कंजुगेशन किसके अंदर होगी। ठीक है। तो कंडीशंस इसकी क्या है? ठीक है। कंडीशन ये है कि जो अल्कीन या कार्बोकेटाइन, उसके पास जो है वो पीजेड ऑर्बिटल, सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है। नंबर 1 है, देखो बेटा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। टू सी एच आरसीसी बॉन्ड। इन अल्कीन और कार्बोकेटाइन। देख, लिखता हूं मैं स्ट्रक्चर भी। ठीक है। कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए किसके एडजेसेंट में? सी एच या सी सी बॉन्ड के
एडजेसेंट में एल्कीन और कार्बोकेटाइन, इसको देखो बेटा, ये अल्कीन है, इसमें देखो ये जो एडजेसेंट कार्बन है, ये देखो बेटा sp2 कार्बन है, ये कार्बन sp2 है बेटा, ये कार्बन sp2 है बेटा, और ये कार्बन भी क्या है, sp2 है बेटा। तो sp2 हेबर्ट जो कार्बन होगा बेटा, sp2 हेबर्ट कार्बन जो होगा, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा, ठीक है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, उसके जो ये CH बॉन्ड है, इसकी इंटरेक्शन होगी। मतलब ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बेटा ये CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स कौन से मूव करेंगे, CH के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे मूव करेंगे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। देखो हाइपर कंजुगेशन में जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते हैं यहाँ पे आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, वो इस तरह का बन जाएगा, CH, ये H हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये C है, H है, ये CH, ये CH, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज बेटा नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गया अलग। अब देखो इंटरेक्शन हुई है, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, आप CH और CC विथ एडजेसेंट पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है, इसकी इंटरेक्शन किसके साथ हुई है बेटा, ये जो कार्बन है इसके पास पार्शियली जो फिल्ड p ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आगे मूव करके चले जाते हैं। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जिसके अंदर बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, CC बांड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और CH बांड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे चले जाएंगे, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। अच्छा अब क्या होगा, इसका और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अच्छा और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये होगा कि ये हाइड्रोजन जो है, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को देगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन सपोज करते नहीं दे रही है। अब देखो एक स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी। अच्छा दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं हिस्सा लेगी और ये वाली हाइड्रोजन हिस्सा लेगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, C, और ये हाइड्रोजन हिस्सा ले रही है, इसका मतलब है हाइड्रोजन, ये इसको रखेंगे हम, इसको भी हम रखेंगे हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरा बन जाएगा इसका, ये बेटा दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर जो है ये हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, और ये अलग हो गई, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, ये वाली हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगी यहाँ पे, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगी, और ये स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा HCH, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अब ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपने दे सकती है, ये वाली हाइड्रोजन भी दे सकती है, ये वाली हाइड्रोजन, इसलिए इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो बेटा एक वाली यहाँ पे
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगी, ये हाइड्रोजन नहीं देगी इलेक्ट्रॉन, ये वाली हाइड्रोजन दे सकती है, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, तीसरा स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी किसको, पाइस के अंदर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। और तो तीन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, देखो तीन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होगा वो एडजेसेंट होगा किसके, CH के या CC बॉन्ड इन अल्कीन और कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में भी हो सकता है कॉन्जुगेशन, अल्कीन के अंदर भी कॉन्जुगेशन होती है। देखो कॉन्जुगेशन अल्कीन के अंदर भी है और कॉन्जुगेशन किसके अंदर होगी, कार्बोकेटाइन के अंदर भी होगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो इसकी है वो ये है अल्फा कार्बन एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो अल्फा कार्बन है एडजेसेंट टू sp2 ऑर्बिटल, बेटा जो sp2 के एडजेसेंट में हो, मतलब sp2 के विथ रेस्पेक्ट हो, विथ रेस्पेक्ट टू sp2, जो कार्बन अल्फा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू sp2 should have at least one हाइड्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन होनी चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। तो अब बेटा कॉन्जुगेशन में हिस्सा कौन लेगा, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें हिस्सा कौन लेता है, हिस्सा देखो ये मैं बता देता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये दोनों कार्बन sp2 हैं। इसके एडजेसेंट वाले कार्बन जो हैं, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब sp2 के रिस्पेक्ट में, sp2 के साथ वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे हम। तो इस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो इसके अंदर बेटा, इसके अंदर तीन हाइड्रोजन थी, ये अल्फा कार्बन है जिसके पास तीन हाइड्रोजन थी, इसलिए इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्योंकि पहले हाइपर कॉन्जुगेशन में इससे हाइड्रोजन हिस्सा लिया, ये हाइड्रोजन अलग हो गई, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, सिस्टम को दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद इस हाइड्रोजन हिस्सा लिया, ये हाइड्रोजन अलग हो गई, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये दूसरा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, और तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन हिस्सा लेगी। तो इसका मतलब इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, तीन इसके बने हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा, समझें। तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जितनी हाइड्रोजन होंगी बेटा उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, जितनी हाइड्रोजन होंगी उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो इस अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नहीं लगा हुआ है बेटा, इस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन आगे नहीं बॉन्डेड है, तो इसका मतलब इसके अंदर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन,
और जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी, जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी उतने ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। बेटा जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी उतने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बेटा जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा हाइड्रोजन के। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतने ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है। अब आते हैं एक और मॉलिक्यूल लिख लेता हूं मैं, अल्कीन का। इसको देखो बेटा, ये sp2 है कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया। sp2 के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, sp2 के एडजेसेंट वाले को विथ रिस्पेक्ट टू sp2 ये अल्फा कार्बन है, और ये भी sp2 है कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या है? अल्फा कार्बन है। अब देखो ये हाइड्रोजन अल्फा है, 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 क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ जितनी भी बॉन्डेड हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है 6 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। ये अल्कीन जो होता है ज्यादा स्टेबल है, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो जितनी अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है ऑफ अल्कीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। अब देखो एक अल्कीन और लिख देता हूं मैं, इधर देखो बेटा, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और sp2 के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है, और ये कार्बन भी अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू sp2 के रिस्पेक्ट में। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 3, 3। इसके पास कितनी हाइड्रोजन है? 1 2 3। इसके पास कितनी हाइड्रोजन है? 3। तो इसका मतलब है 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होगी अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। इसका मतलब है अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। देखो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। अच्छा अब आते हैं ये अल्कीन लिखते हैं, ये CH3, ये CH3, यहां पे ये CH3 है, यहां पे CH3। अच्छा इसको देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है विथ रेस्पेक्ट टू sp2, जो sp2 के एडजेसेंट में है, ठीक है। और ये भी अल्फा कार्बन, ये भी क्या है?
अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा 12 अल्फा हाइड्रोजन है। बारह अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी होगी ऑफ अल्कीन, वो बेटा इस तरह हो जाएगी। ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस अल्कीन से, और इस अल्कीन के पास देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाएगी? 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगी। 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके अंदर एक और लिख रहा हूं मैं, बेटा इस अल्कीन के अंदर देखो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। एक और अल्कीन यहां पे CH3 आ गया, ठीक है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इथीन आ गया है, नो अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बेटा लेस होगी। इसका मतलब है जितनी अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो बेटा जितनी अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा एक और मॉलिक्यूल लिख दूं, अब इसके पास देखें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? एक भी नहीं है। बेटा अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन थी कि अल्फा जो कार्बन उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो अल्फा ये कार्बन तो मौजूद है, ये बेटा अल्फा कार्बन है मगर इसके साथ तीनों अल्काइल ग्रुप लगे हुए, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन उन अल्कीन्स के अंदर होती है जिनमें जो sp2 कार्बन है, ये कार्बन sp2 है, उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा, उसके एडजेसेंट वाला उसके साथ वाला कार्बन, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। बेटा sp2 के एडजेसेंट वाला कार्बन जो है, ये sp2 कार्बन उसके एडजेसेंट वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। अगर सपोज करते हैं ये मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, ये मॉलिक्यूल है, और आपसे पूछा जाता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, तो बेटा इस कार्बन को देखेंगे, जस्ट ये जो अल्फा कार्बन है इसको हम देखेंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन।
इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन लगी है इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर बोला जाए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, बेटा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें एक ये होता है, जो सिग्मा सी एच बॉन्ड है एंड पाई अच्छा बेटा जो सिग्मा सी एच होगा एंड पाई कंजुगेशन, इन अल्कीन, अल्कीन के अंदर होता है। अच्छा दूसरा होता है सिग्मा सी एच, जो सिग्मा बॉन्ड है, बेटा जो सिग्मा बॉन्ड है सी एच का एंड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन में भी होता है बेटा, ये कंजुगेशन कार्बोकेटाइन के अंदर भी होती है। देखो ये कार्बोकेटाइन है और कार्बन sp2 है बड़े, ये कार्बन sp2 है बड़े। बेटा ये कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन में जो कार्बन है sp2 है बड़े, तो इसके अंदर भी हाइपर कंजुगेशन होगी। हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में भी है क्योंकि अल्कीन में भी कार्बन sp2 है बड़े, कार्बन sp2 है बड़े। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन के अंदर भी होती है, कार्बोकेटाइन क्योंकि कार्बन sp2 है बड़े, इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन उनमें होगी जिनमें कार्बन sp2 है बड़े होगा। और ये sp2 के रेफरेंस के साथ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। बेटा ये sp2 कार्बन है, sp2 के एडजेसेंट में लिए कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, बेटा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। टर्शरी क्योंकि 3 रेडिकल लगे हुए, टर्शरी कार्बोकेटाइन बेटा 3 रेडिकल लगे हुए, कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए। अच्छा तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इस हाइड्रोजन को नहीं कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन बेटा, जो कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जिस तरह ये कार्बन अल्फा था उसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये एडजेसेंट वाला है, sp2 के एडजेसेंट में इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी कम होगी,
2 डिग्री कार्बोकेटाइन की। अब आते हैं CH3, ये कार्बोकेटाइन है। इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, उसके बाद है मिथाइल, नो अल्फा हाइड्रोजन। बेटा इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वो भी ज्यादा इस तरह होगी कि जिस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन भी यही हो जाएगी। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी उसका भी ऑर्डर यही हो जाएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री, टू डिग्री कार्बोकेटाइन। इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद 1 डिग्री, बेटा ये 1 डिग्री है। इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद है मिथाइल, जिसके अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसी की होगी जिसके अंदर जो है, जिस कार्बोकेटाइन के अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अल्कीन में भी यही है, अल्कीन जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। अच्छा, उसके बाद फ्री रेडिकल है। बेटा फ्री रेडिकल में भी यही होगा। देखो फ्री रेडिकल जो है, में भी यही होगा। जो टर्शरी फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। उसके बाद 2 डिग्री होगा ये, मतलब ये। उसके बाद ये होगा फ्री रेडिकल। बेटा ये फ्री रेडिकल्स हैं, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये फ्री रेडिकल। उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल अनस्टेबल है। जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल है। और ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ये बेटा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है और ये मिथाइल जो फ्री रेडिकल है वो क्या है, अनस्टेबल है। कार्बोकेटन में वही है, जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा वो अनस्टेबल होगा और जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको इंडक्ट इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा टर्शरी कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी स्टेबल है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के मुताबिक भी टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अच्छा एक चीज और बता दूं कार्बोकेटाइन के हवाले से, कि जो फिनाइल कार्बोकेटाइन होता है बेटा वो अल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है।
देखो फिनाइल कार्बोकेटाइन, देखो फिनाइल जो कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होती है, जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है उसके अंदर रेजोनेंस है, इसलिए जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है ना। बेटा ये फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये टर्शियरी फिनाइल कार्बोकेटाइन ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होती है बेटा, रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। तो फिनाइल जो कार्बोकेटाइन होता है वो अल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। अब ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है फिनाइल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 करके भी लिख सकते हो बेटा, C6H5 करके भी लिख सकते हो। ये 2 डिग्री है, उसके बाद क्या आएगा, ये 1 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है वो बेटा अल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। जो अल्काइल कार्बोकेटाइन है उनसे ज्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। क्योंकि रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखो अल्काइल जो कार्बोकेटाइन है, अल्काइल कार्बोकेटाइन में जो स्टेबलाइजेशन मिल रही है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से है और इंडक्टिव इफेक्ट से है। देखो अल्काइल जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत और इंडक्टिव इफेक्ट के तहत भी वो स्टेबल है। मगर ये जो कार्बोकेटाइन है जो है फिनाइल कार्बोकेटाइन, बेटा ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनको स्टेबलाइजेशन मिलती है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि अंदर रिंग के अंदर रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। तो इनकी जो डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन होगी वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो इंडक्ट इफेक्ट के हिसाब से भी स्टेबल है, इंडक्ट इफेक्ट भी इनको स्टेबल कर देता है। देखो जिस तरह कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। हमने पढ़ा था कि अल्काइल जो ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बेटा जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसको, कार्बोकेटन को देगा। मतलब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप।